नमस्कार। आज हम प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ हैं। राम पुनियानी मुंबई में रहते हैं। ये कहना मुश्किल है कि मुंबई में रहते हैं या मुंबई आते हैं और वहाँ से फिर कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि राम पुनियानी से मुंबई में मुलाकात करना मुश्किल है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों, कस्बों, यहाँ तक कि गाँव में आप राम से मिल सकते हैं। हमने अभी उन्हें पकड़ा है पानीपत के रास्ते में। कल उन्हें पानीपत में रहना है और वहाँ लोगों से बातचीत करनी है। राम पुनियानी के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है। प्रोफेसर वे आईआईटी मुंबई में थे और वह भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के। ह्यूमन ब्लड फ्लो पर उनका काम है। लेकिन इस वजह से तो प्रोफेसर राम पुनियानी को भारत के कस्बों और गांवों में बात करने के लिए लोग नहीं बुलाते हैं। ह्यूमन ब्लड फ्लो यानी क्या? हमारी नसों में बहने वाला इंसानी खून। मुझे ऐसा लगता है कि राम पुनियानी को वह खून जब सड़कों पर बहता हुआ दिखलाई पड़ा, या ऐसा लगा कि खून को जहां होना चाहिए था वहां न होकर वह एक ऐसी जगह है जहां वह सूख जाता है और फिर इंसान के होने की संभावना कम हो जाती है। इस वजह से राम आईआईटी मुंबई के अपने उस पेशे को छोड़कर, जिसमें उनका शोध है, जिसमें वे शोध कराते रहे हैं, उस पेशे को छोड़कर वे एक तरह से हिंदुस्तान भर भटकने लगे लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन राम की मुख्य चिंता, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुंबई में रहते हुए और मुंबई के आसपास, जिन्हें हम सांप्रदायिक फसाद कहते हैं, लेकिन असलियत में जो मुसलमान विरोधी हिंसा है, उसको देखते हुए उनकी सामाजिक चेतना और सामाजिक संवेदना उन्हें एक दूसरी दिशा में ले गई, विद्वत्ता की दूसरी दिशा में, जिसे इतिहास कहते हैं। तो हम प्रोफेसर राम पुनियानी से ये जानना चाहेंगे कि ह्यूमन ब्लड फ्लो या ब्लड फ्लो और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से इस इतिहास की तरफ वे क्यों मुड़े? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद अपूर्वानंद। आपने दो चीज़ों को जोड़ा है जो उसमें संबंध ऐसा है कि ये सही बात है, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, पेशे से मैं इतिहासकार नहीं हूँ, और पर समाज के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता मेरी विद्यार्थी जीवन से रही है। और वो इस रूप में थी कि मैं ख़ास तौर से ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ना चाहता था। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसके बाद से मुझे लगा कि ये मामला केवल एक सतही सुपरफिशियल मामला नहीं है, ये कुछ गहरी राजनीति है जो यहाँ के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। मैं अभी तक इस निष्कर्ष पर आ चुका था कि समाज का परिवर्तन जो होना चाहिए, जो बराबरी की तरफ होना चाहिए, वो केवल लोकतंत्र के माध्यम से हो सकता है। और ये जो राजनीति जहाँ जिसके कारण बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो मुख्य रूप से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। और उसी के साथ साथ दो तीन चीज़ें और दिखी। ख़ास तौर से जो पूरा समाज में वातावरण पैदा किया जा रहा था वो था मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत। और ख़ास तौर से बम्बई के दंगे तुरंत चालू हो गए और एक गाली बहुत प्रचलित हो गई, बाबर की औलाद वगैरह वगैरह। तो वहाँ से पहले तो मैंने बाबरी मस्जिद के इतिहास को समझने की कोशिश की, फिर ये बाबर को समझने की कोशिश की। तो मुझे खुद को ये हैरानी हुई कि बाबर जो यहाँ भारत में आया था वो राणा सांगा के निमंत्रण पे आया था, और राणा सांगा ने उसे बुलाया कि हम मिलकर इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। फिर बाबर के बारे में भी पढ़ा तो उसकी जो हुमायूं के लिए वसीयत है, वो वसीयत भी अपने आप में बताती है कि वो कोई हिंदू विरोधी नहीं था। वो तो हुमायूं को कहता है कि आप ये देश में हिंदू मुख्य संख्यक हैं, उनकी भावनाओं का आदर करो, ये कहता है। तो मुझे कहीं लगा कि जो इतिहास है उसका दुरुपयोग करके आज के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो उसमें एक दो समस्याएं मुझे लगी। पहली समस्या तो मुझे ये लगी कि आज का मुसलमान कोई मुसलमान राजाओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा ये लगा कि ये मुसलमान राजा क्या इस्लाम के लिए राज करते थे
या राज सत्ता ऐसी थी कि जिसमें उनको कुछ नीतियां लेनी पड़ी। तो जैसा इसमें मैं थोड़ा थोड़ा गहरा चलता गया, क्योंकि भारत में बहुत बहुत महान इतिहासकार हुए हैं, तो मैंने उनकी चीज़ों को गहराई से पढ़ना शुरू किया। और ख़ास तौर से मध्ययुगीन इतिहास पहले पढ़ा, फिर आज़ादी के आंदोलन का इतिहास उसके बाद, फिर प्राचीन भारत का उसके बाद। ये जो मैं पढ़ता गया, इसमें बहुत महान इतिहासकार भारत में हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में मैंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर में ये राजाशाही थी क्या। तो मुझे लगा राजाशाही तो एक शोषण की व्यवस्था थी, जिसमें गरीब किसान उत्पादन करता है, ज़मींदार को टैक्स देता है, राजा को टैक्स देता है, सम्राट तक टैक्स जाता है। और जो राजा थे वो शोषण की इस व्यवस्था के ऊपर बैठे थे। तो इतिहास तो देखा जाना चाहिए कि कैसे गरीब किसान और ज़मींदार के बीच में किस प्रकार से एक संघर्ष था, किसान के लिए जीने का क्या संघर्ष था, दलितों के लिए, औरतों के लिए, आदिवासियों का क्या संघर्ष था, वो इतिहास होना चाहिए। पर यह पूरी की पूरी चीज़ को हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित कर दिया गया। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ता गया, उसमें डॉक्टर असगर अली इंजीनियर की कुछ जो सरल लेखनी थी वो मुझे बहुत उपयोगी पड़ी। और जिन्हें ये हरवंश मुखिया, परसिवल स्पीयर, रोमिला थॉपर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र, इनकी जब मैंने किताबों को थोड़ा गहराई से पढ़ना शुरू किया, तो ख़ास तौर से मध्ययुगीन इतिहास में ये बात मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था। जैसे सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, उसमें मैंने औरंगज़ेब के बारे में लिखा कि भाई औरंगज़ेब ने मंदिर भी तोड़ा, पर बहुत सारे मंदिरों को दान दिए। और औरंगज़ेब के दरबार में जो 34% अधिकारी थे वो हिंदू थे। अब एक सरल सी किताब थी, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता एक किताब की तलाश कर रहे थे जो वो समाज में बांट सके, लोगों में हारमोनी लाने के लिए। पर उन दोस्त ने भी जब ये किताब देखी तो बोले, अरे तुम तो औरंगज़ेब का उल्लेख कर रहे हो, औरंगज़ेब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ से मुझे लगा ये तो मामला बड़ा गंभीर है। हम कितनी भी कोशिश करें लोगों को ये बताना कि भाई आज ये औरंगज़ेब भी जो था, अब औरंगज़ेब भी था, दारा शिकोह भी था, दोनों के अलग अलग नेचर रहे होंगे, पर फिर भी औरंगज़ेब का मुख्य मुद्दा ये नहीं था कि वो कैसे हिंदुओं पे अत्याचार करे या ये करे। उसका भी मुद्दा था कि अपने साम्राज्य को कैसा बढ़ाए और अपने साम्राज्य में अपनी सत्ता को कैसे मजबूत करे। फिर महाराष्ट्र में रहते हुए हमारे शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली। और वो टाइम ऐसा था, खास तौर से 92-93 का, शिवाजी महाराज को एक मुस्लिम विरोधी राजा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। तो बाद में चलकर तो एक बहुत अच्छी किताब हमारे दोस्त की लिखी हुई, कॉमरेड गोविंद पानसरे की किताब, जिनकी हत्या कर दी गई, शिवाजी कौन होता, वो तो बाद में मेरे हाथ में लगी। पर उसके पहले भी मैंने जो चीज़ें पढ़ना चालू किया शिवाजी के बारे में, तो पता चला उनके जो मुख्य सहायक थे वो तो मुसलमान थे। उनके जो सबसे बड़े सेक्रेटरी थे, कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, वो मौलाना हैदर अली थे। और जिन व्यक्ति ने उनको कहा कि भाई तुम अफजल खान से मिलने जा रहे हो, तो अफजल खान तो साइज़ में डील डॉल में बड़ा है, बिना हथियार के मत जाओ, ये गुप्त हथियार लेके जाओ, उनका नाम था रुस्तम जवान। तो ये सब चीज़ें जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि लोगों तक अगर ये सच्चाई पहुंचाना है, और ये बात का तो मुझे निश्चय हो गया कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत फैलाई जाती है उसमें मुसलमान राजाओं के कार्यों को पकड़ा जाता है, और वो कार्यों को भी पूरा पकड़ा नहीं जाता, उसमें चुन के एक घटना को पकड़ लेते हैं, और वो चुन के वो घटना को पकड़ लेते हैं, उसको और गहरा रंग देकर उस राजा के खिलाफ पूरी चीज़ें। और ये जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी अभी जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आया था, एक फिल्म ही आई, पद्मावत आई थी, फिर से मुझे हैरानी हुई। अलाउद्दीन खिलजी को एक भयंकर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। भयंकर, वो फिल्म देख के तो मैं हैरान हो गया। और जब वो उसके बारे में इतिहास में पढ़ा तो वो तो एक पर्शियन कल्चर, पर्शियन कोर्ट का जो कल्चर है उसमें मानता था। और वो जो पूरा बताया कि वो पद्मावती के लिए इतना ये हो गया कि उसने पूरा ये सब किया, पद्मावती नाम की महिला तो इतिहास में थी नहीं। तो ये सब चीज़ें जो मुझे पढ़ के लगा कि कम से कम इतिहासकार तो अपना काम कर रहे हैं, पर ये चीज़ों को आम लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। और उसमें इतिहासकार के कामों के बीच में और आम जनता के बीच में एक पुल के रूप में
काम करने का मुझे लगा ये थोड़ा सा एक उपयोगी काम रहेगा, और ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि लोगों के मन में जो नफ़रत है आज के मुसलमानों के प्रति, उसमें कहीं ये सब चीज़ें उसकी आधारशिला बनती हैं, फाउंडेशन बनती हैं। तो उस आधारशिला को, जो नफ़रत की आधारशिला है, वो टूटे, ये एक कारण हुआ। फिर अपूर्वानंद, दूसरा मुझे क्या हुआ, दूसरा एक बड़ा आश्चर्य क्या हुआ कि जैसे ये ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा, ये राजा औरंगज़ेब वर्सेस इनका झगड़ा, हिंदू राजा का झगड़ा, या अकबर और राणा प्रताप का झगड़ा, एक ये बात तो बहुत बताते, पर यहाँ जो मेल जोल हुआ आम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, उसकी बात बिल्कुल नहीं करते। उसकी बात बिल्कुल नहीं करते। और यहाँ तक तो ये है कि यहाँ भारत में जो इस्लाम आया वो भी कोई मुसलमान राजाओं के माध्यम से नहीं आया। तो ये तो रोमिला थॉपर से सीखा कि भाई दुनिया के किसी भी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया अशोक को छोड़ के। इस्लाम कैसे आया? इस्लाम भी आया यहाँ अरब व्यापारियों के माध्यम से मलाबार के तट पे, एक। फिर दूसरा, यहाँ जो दो महान परंपराएं हुई हैं जिन्होंने इंसानियत को धर्म के रूप में प्रस्तुत किया, एक तरफ सूफी परंपरा, दूसरी तरफ भक्ति परंपरा, उनमें बहुत सारी चीज़ें सामान्य मिलती हैं। तो मैं इस बात से एक बार मैं राजस्थान से कहीं जा रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है, लोग जा रहे हैं। उस भीड़ में आपको मुसलमान भी दिख रहे थे, हिंदू भी दिख रहे थे। पूछा मैंने थोड़ी सी अपनी ये करने के लिए, तो पता चला वो जा रहे हैं रामदेव बाबा पीर की दरगाह पे। मैंने कहा ये कैसा नाम हुआ? ये याद रखना चाहिए कि वो रामदेव अलग हैं और बहुत पुराने हैं। रामदेव बाबा पीर कहे जाते हैं। जी हाँ, ये सही कहा आपने। पर मुझे आश्चर्य इसमें हुआ कि एक तरफ उनको बाबा के रूप में एड्रेस कर रहे हैं और वही पीर भी हैं। तो और उनको हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है। फिर एक निजी जीवन में अनुभव आया। मैं परिवार के साथ अपने पिकनिक के लिए गया था हमारे बम्बई के पास कल्याण में। एक हाजी मलंग की दरगाह है। अब हाजी मलंग की दरगाह पे इतनी भीड़ रहती है, आपको आश्चर्य होगा। ये मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी आज का हाल मुझे मालूम नहीं है। तो वो दरगाह पे मैं गया तो सबसे मुझे आश्चर्य हुआ, वहाँ एक तरफ फूलों की चादर बिक रही है, दूसरी तरफ नारियल बिक रहा है। ये मेरे आश्चर्य के बाहर था। और आखिर में जब मैं गया, मैंने कहा चलो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे मिलने, जो यहाँ के मुजावर जिनको कहते हैं। तो उनका नाम निकला पंडित विष्णु केतकर। अब ये मेरे लिए सबसे हैरानी की बात थी कि ये हमारे जो भारत की वास्तव चीज़ें हैं। और फिर थोड़ा सा मैं, जैसे विद्यार्थी जीवन में शौक़ होते हैं, मुझे हिंदी साहित्य से थोड़ा लगाव था। अब ये बात और है कि मेरी हिंदी भी भ्रष्ट हो गई, मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया। पर वो भगवान श्री कृष्ण पे जो दोहे थे बड़े शौक़ से पढ़ते थे। अब उसमें दो दोहों के नाम विद्यार्थी जीवन में पढ़े थे, एक रहीम खाने खाना, दूसरा रस खान। मैं बीच में भूल गया अपने पूरे मेडिकल करियर में कि ये हिंदी इतिहास में भी मुझे रुचि थी। तो फिर हिंदी इतिहास में फिर से गया तो फिर से यही दिखा कि यहाँ भी हिंदू मुसलमान के बीच में फ़र्क करना असंभव है। तो इतिहास का एक तो होता है प्रोफेशनल हिस्टोरियन, वो तो खैर एक अपने आप में पूरा डिसिप्लिन है। पर इतिहास की जो बातों को गलत प्रस्तुत किया गया है वो हम एक तार्किक तरीके से प्रस्तुत करें ताकि वो लोगों को अपील करें और लोग उसके आधार पे इन गलत धारणाओं को छोड़कर समाज में नफ़रत को कम करें। ये मेरा उद्देश्य रहा है। मेरा उद्देश्य कोई इतिहासकार बनने का था भी नहीं और मैं बन भी नहीं सकता। हाँ, तो आप अपना पेशा छोड़कर इस तरफ आए। एक तरह से कहा जा सकता है कि आप इतिहासकार और जनता के बीच एक, जैसा आपने खुद ही कहा, पुल का काम कर रहे थे। ये एक तरह से अपने काम से एक दर्जा नीचे जाना था, क्योंकि अगर आप अपने पेशे में रहते और अपने शोध में रहते तो शायद ज़्यादा शोध पत्र लिखते, आप किताबें लिखते और अपने पेशे में आपकी शोहरत होती। उसको छोड़कर आपने एक दूसरा काम, या जो आमतौर पे विद्वान नहीं लेते हैं जिस काम को, वो ये समझते हैं कि यह तो अखबार नवीसों का काम है या बाकी लोगों का काम है, इसको अगर हम छोड़ भी दें तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से भारत के लगभग हर इलाके में आप जाते रहे हैं और लोगों से बात करते हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा, आप गांव, कस्बे, छोटे शहर
बड़े शहरों तक लोगों से चर्चा आपकी होती रही है। मुझे यह बताइए कि यह जो मिथ प्रचलित हैं, आप जब उन पर बात करते हैं और सफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसका कुछ असर होता है या नहीं होता है? अब ये पहली बात तो ये है कि देखिए, एक तो मेरी इच्छा शुरू से थी कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य में दूं, तो इसलिए मुझे वो कुछ ये नहीं लगता कि मैं आईआईटी में रह के एक ब्लड फ्लो में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मेरी प्राथमिक चॉइस थी कि मैं समाज के बीच में कुछ सकारात्मक योगदान दे सकूं। अब दूसरा सवाल है, इसका असर समाज के लोगों पर होता है कि नहीं, ये एक थोड़ा सा पीड़ादायक विषय है। पीड़ा नहीं, मैं दरअसल समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जिनके सामने आप ये प्रयास करते हैं उन पर कुछ परिवर्तन, उनके सोचने के तरीके में तब्दीली होती है कि नहीं, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? इसके पास प्रमाण तो ऐसा है कि कई बाद में लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि आपने हमारा सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। और लेक्चर के बाद कम से कम जितने अगर 100-150 लोग अटेंड कर रहे हैं तो 10-15 लोग तो आके मिलेंगे कि भाई ये तो हमको पता ही नहीं था, और ये बात इतनी सरल है, और ये बात इतनी तार्किक है। और कितने लोग नाराज होते हैं? नाराज़ होने वाले तो ज़्यादातर इस पे ईमेल पे और इस पे वो गालियाँ लिखते हैं। वो कोई, जैसे मैं 4 उदाहरण दूंगा तो एक वो 5वीं घटना का जिक्र कर देंगे जिसका मैंने उदाहरण नहीं दिया, तो उसके कारण नाराज़ होने वालों की भी संख्या बहुत बड़ी है, पर इतनी बड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से जिन लोगों को सही लगता है उनकी संख्या अभी भी मुझे लगता है ज़्यादा है। हिंदुस्तान में अभी जो राजनीति है या एक विचारधारा है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह दरअसल मुसलमान, ईसाई और दलित विरोधी विचारधारा है, उसने अपना मुख्य आधार बनाया है कि भारत में एक वक्त इस्लाम का राज था। आपने यह साफ करने की कोशिश की कि इस्लाम का राज जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे कई मित्र भी इस भाषा में बात करते हैं कि जब भारत में इस्लाम आया, क्योंकि आप शायद कोई एक तारीख, कोई एक दौर नहीं बता सकते जब इस्लाम आ गया, क्योंकि वह क्रमशः आ रहा था और अपने अपने तरीकों से आ रहा था। अगर इस्लाम का राज होगा तो इसका मतलब उस वक्त के सारे मुसलमानों का राज होगा, तो फिर रियाया कोई रहेगा नहीं, वे सारे ही राजा या बादशाह या नवाब हो जाएंगे। तो इतिहास को देखने का यह जो पूरा तरीका है, यह दरअसल वर्तमान पर कब्जा करने की कोशिश है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पे देखिए, मैं इसमें ये लोगों के बीच में क्लियर करता हूँ। पहले तो मैं जवाब दे दूँ कि ये जो सोचने का तरीका आया कि इस्लाम का राज था, ये जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री किया, उसने बहुत उसमें चालाकी बरती कि प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग, आधुनिक ब्रिटिश युग, ये उन्होंने एक बदमाशी की। तो वैसे तो जैसे आपने कहा कि पूरे मुसलमानों का राज नहीं था, पूरे हिंदुओं का भी राज कहीं नहीं था। यहाँ तो अलग अलग राजा जो थे, और राजा कोई इसके लिए राज्य नहीं कर रहे थे कि वो अपने धर्म का विस्तार करें, ये सबसे बड़ी, या अपने धर्म वालों की भलाई करें, इसके लिए भी नहीं कर रहे थे। तो वही मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, कई बार ज़रा मज़ेदार तरीके से पूछता हूँ, क्या मुसलमान राजा मुसलमान किसानों के ऊपर लगान का वो टैक्स ख़त्म कर देता था क्या? या क्या हिंदू राजा हिंदू किसानों पे लगान माफ़ कर देता था क्या? ये मैं एक इंडेक्स के रूप में लिखता हूँ। तो और दूसरा, फिर मध्ययुगीन काल में ये बताता हूँ कि मुसलमान राजा की ज़्यादा दोस्ती मुसलमान राजाओं से, हिंदू राजाओं से थी। आम लोग एक तरफ एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, और दूसरी तरफ से राजा लोग एक दूसरे से दोस्ती भी करते थे और झगड़ा भी करते थे। और ये बात पूरा मुझे और एक बहुत मज़ेदार बात पता चली अपने काम करने में। महात्मा गांधी ने इस पे बहुत सबसे बेहतरीन लिखा है, जो किसी की नज़र में नहीं आया। हिंद स्वराज के 1.5 पेज में वो बताते हैं कि यहाँ हिंदू राजाओं का भी राज था, उन्होंने मुसलमान राजाओं से मिलकर राज किया। मुसलमान राजाओं का राज था, उन्होंने हिंदुओं से मिलकर राज किया, और दोनों ने महसूस किया, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने, कि हमको मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। अब
मैं आश्चर्य करता हूँ कि महात्मा गांधी जो इतिहासकार नहीं थे, जिस सेंस में हम जैसे लोग तो हैं ही नहीं, तो अब महात्मा गांधी ने समाज को जो देखा, कहीं उनकी जो लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया थी, उसमें ये विचारधारा भी कहीं थी कि राजा तो राजा थे। और तो ये सवाल लोगों को फिर अपील करता है कि ये इसको मुसलमानों का राज करना गलत है। और आज भी कई कई ऐसे शायर पोएट ऐसे हैं जो ऐसा बताने की करते हैं कि हम मुसलमानों ने तो 600 साल तक राज किया। जैसे वो एक फिल्म थी ना, कौन सी, खुदा के लिए, या ऐसा कुछ नाम था, पाकिस्तानी फिल्म थी, उसमें भी बोलता है कि हम मुसलमानों ने ताजमहल बनवाया। अब वो ये जो कम्युनल थिंकिंग, सांप्रदायिक सोच सब में आ जाता है। अब पाकिस्तान में जाओ तो पाकिस्तान में तो मामला और भी खराब है। वो तो कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, वो पाकिस्तान का पहला नागरिक है। अब इसमें दुविधा देखिए, एक तो वो राजा था, उसको आज के पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, तो इतिहास को वहाँ तक ले जाते हैं। तो ये जो एक हिंदू मुस्लिम पार्टीशन खड़ा किया गया, उसमें मुझे थोड़ी अम्बेडकर की भी याद आती है, क्योंकि अम्बेडकर ने भी जो इतिहास लिखा, तो अम्बेडकर ने भी कहा कि भाई यहाँ बुद्ध धर्म का आना ये क्रांति था, बुद्ध धर्म पे जो हमला हुआ वो प्रतिक्रांति था। तो उनके इतिहास को देखने का एक तरीका था कि जाति व्यवस्था के विरोध में जो चीज़ आई वो क्रांति थी, और फिर से इस परिवर्तन के खिलाफ जो हुआ वो प्रतिक्रांति। तो उनका एक इतिहास को देखने का ये तरीका है। और ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें पाकिस्तान में जो ज़्यादा मजबूत हैं, या हिंदू सांप्रदायिक ताकतें, इनका पूरे प्रोपोगेंडा का आधार इसी में छुपा है। यानी वे आज को नहीं देखना चाहते हैं, वे पिछले ज़माने पर बात करना चाहते हैं, और उस पर भी पूर्णता में बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि वे पिछले ज़माने को भी जानना नहीं चाहते हैं, और जो जानने की कोशिश करता है उस पर वे हमला करते हैं, क्योंकि जानने का मतलब समझना है। और आज अगर आपके मन में किसी के प्रति नफ़रत है, तो उसके लिए बुनियाद या उसके लिए कारण पीछे जाके खोजना नहीं है, और पिछले ज़माने को उसका आधार नहीं बनाना है। आप यही समझाने की कोशिश पूरे हिंदुस्तान को कर रहे हैं। तकरीबन 25 साल आपको हो गए ये करते हुए, बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के बाद से आपने जिम्मा लिया, और यह हफ्ता है, सप्ताह है जब उच्चतम न्यायालय जल्दी बाबरी मस्जिद के मसले को, मिल्कियत के मसले को समझने की कोशिश कर रहा है और फैसला देने की कोशिश कर रहा है। मैं ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ, इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है? आप हिंदुस्तान के भविष्य को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों से तो मुझे पहले से ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, ये बात तो सच है। कई बार बहुत निराशा भी होती है, क्योंकि कुछ 8-10 महीने पहले तक एक उम्मीद थी कि जो समाज में आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, वो कारण सांप्रदायिक ताकतों को कंट्रोल कर लेंगे या उनको हरा सकेंगे, ऐसा लगता था। तो अभी लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए है कि सांप्रदायिक ताकतों ने लोगों के दिमाग पे जो एक प्रकार का कब्ज़ा कर लिया है, वो बहुत मजबूत है। और दूसरा, हमारे समाज की जो अंदर की संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, मतलब मैं ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा, समाज के भीतर में उन्होंने जो घुसपैठ कर ली है, और उनका जो ब्रेन वॉश करने का तरीका है 5 से 15 साल के बच्चों के बीच में, उस उम्र पे जब इस प्रकार की बातों को, सच और झूठ दोनों बातों का वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार की बातों से जब एक फाउंडेशन डाली जाती है तो इसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक बात है। दूसरा कि जो इस प्रकार की राजनीति है, वो किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ ले रही है, किस प्रकार की बाकी नीतियाँ ले रही है, उससे समाज में एक बहुत खराब परिस्थिति मुझे तो आज दिख रही है। हम निराशा के इस बिंदु पर अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। निराशा पर बात ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने हालात का एहसास हो सके और अपनी ज़िम्मेदारी की गंभीरता का भी एहसास हो सके। फ़ैसला यह करना है कि हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं कि नहीं, हम किस तरह का समाज बनना चाहते हैं, या हम एक नफ़रत, और वह भी बनावटी नफ़रत और बनावटी गुस्से से भरा हुआ समाज बनना चाहते हैं। हम दुनिया में दूसरे मुल्कों में जाएं
तो हम ये चाहते हैं कि हमें कबूल किया जाए, हमें नागरिकता दी जाए, और हम अब अपने मुल्क में अपने पड़ोसियों को घुसपैठिया बताकर मुल्क से बाहर निकालने की तरकीबें खोज रहे हैं। तो हम बेहतर इंसान बन रहे हैं या किस दशा को प्राप्त हो रहे हैं, इस पर राम की जो चिंता है उस चिंता को समझने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम कि आपने वक्त निकाला पानीपत के रास्ते, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग आपकी चिंताओं में शामिल होंगे और एक अच्छा समाज कैसे बन सकता है इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।